नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह अध्याय हमें उस महान सिविलाइजेशन की कहानी सुनाता है जिसने दुनिया की सोच, व्यवस्था और जीवन जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। 1000 BCE से 500 CE के बीच का समय क्लासिकल एज कहलाता है और इसी युग में रोमन एम्पायर का उदय हुआ। रोम की कहानी केवल राजाओं, सेनाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव एम्बिशन, डिसिप्लिन और इनोवेशन की जीवंत मिसाल है। इटली में टाइबर रिवर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर जब शुरू हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह शहर पूरे मेडिटेरेनियन वर्ल्ड पर शासन करेगा। रोम ने हमें लॉ, रिपब्लिक, सिटीजनशिप और एडमिनिस्ट्रेशन जैसी अवधारणाएं दी, जो आज भी आधुनिक देशों की नींव है। रोम की यात्रा हमें ये सिखाती है कि एक समाज कैसे मोनार्की से निकलकर रिपब्लिक बनता है और फिर धीरे धीरे एम्पायर में बदल जाता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि सदियों की स्ट्रगल, पॉलिटिकल थिंकिंग और सामाजिक बदलावों का परिणाम था। रोम के लोगों ने आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग में ऐसे चमत्कार किए जिनके उदाहरण आज भी सड़कों, पुलों और इमारतों में दिखाई देते हैं। लेकिन साथ ही रोम का पतन हमें ये भी समझाता है कि अत्यधिक पावर, करप्शन और इनइक्वालिटी किसी भी महान साम्राज्य को कमजोर कर सकती है। इसलिए रोम का इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह आज और भविष्य के लिए एक गहरा लेसन है, जो हमें सिखाता है कि सभ्यताएं कैसे बनती हैं, कैसे बढ़ती हैं और कैसे गिरती हैं। रोम की शुरुआत की कहानी हमें लेजेंड और हिस्ट्री दोनों की दुनिया में ले जाती है, जहां कल्पना और वास्तविकता आपस में गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। रोमन मिथोलॉजी के अनुसार रोम की स्थापना 753 BCE में रोम्युलस और रीमस नामक दो जुड़वा भाइयों ने की थी। कहा जाता है कि इन दोनों को एक शी वुल्फ ने पाला था, जो रोम की शक्ति, साहस और संघर्ष का प्रतीक बन गई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि रोमन लोग अपने अतीत को कितना गौरवपूर्ण और वीरतापूर्ण मानते थे। लेकिन जब हम हिस्ट्री की दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है कि रोम की शुरुआत वास्तव में सेंट्रल इटली में एक छोटे से सेटलमेंट के रूप में हुई थी, जहां लैटिन्स नामक लोग रहते थे। धीरे धीरे ये छोटा सा गांव आसपास की शक्तिशाली संस्कृतियों के संपर्क में आया। विशेष रूप से एट्रस्कन्स और ग्रीक्स का रोम पर गहरा प्रभाव पड़ा। एट्रस्कन्स ने रोम को अर्बन प्लानिंग, मजबूत आर्किटेक्चर और किंगशिप की अवधारणा सिखाई, जिससे रोम एक संगठित शहर के रूप में विकसित होने लगा। प्रारंभिक काल में रोम पर कई किंग्स ने शासन किया और यह शासन पूरी तरह मोनार्की पर आधारित था। लेकिन समय के साथ साथ रोम के लोगों में ये भावना मजबूत हुई कि सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। लगभग 509 BCE में रोम के लोगों ने अपने अंतिम राजा टाकन द प्राउड को सत्ता से हटा दिया। ये घटना रोम के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसी के साथ रोम में रोमन रिपब्लिक की स्थापना हुई, जिसका अर्थ था एक ऐसी सरकार जहां सत्ता जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास हो। ये बदलाव केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह रोम की सोच, मूल्यों और भविष्य की दिशा को तय करने वाला कदम था। इस प्रकार रोम की प्रारंभिक शुरुआत हमें ये समझाती है कि कैसे एक छोटा सा गांव लेजेंड, कल्चर और पॉलिटिकल अवेयरनेस के सहारे एक महान सभ्यता की नींव रखता है। 509 BCE में रोमन रिपब्लिक की स्थापना रोम के इतिहास में एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि पहली बार सत्ता किसी एक राजा के हाथ में न होकर अलग अलग संस्थाओं में बांटी गई। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई भी व्यक्ति अत्यधिक पावर न इकट्ठा कर सके और राज्य जनता के हित में चल सके। रिपब्लिक की सबसे प्रभावशाली संस्था थी रोमन सेनेट, जिसमें पैट्रिशियंस यानी कुलीन और धनी परिवारों के पुरुष सदस्य होते थे, जो नीतियां बनाने और सरकार को दिशा देने का काम करते थे। सरकार और सेना का नेतृत्व दो चुने हुए अधिकारी करते थे, जिन्हें कॉन्सल्स कहा जाता था, और उनका कार्यकाल सीमित होता था ताकि सत्ता पर नियंत्रण बना रहे। समय के साथ रोम के प्लेबियंस यानी सामान्य नागरिकों ने महसूस किया कि उनके अधिकार सीमित हैं और निर्णय केवल एलीट्स के हाथ में है। इसी संघर्ष के परिणामस्वरूप ट्रिब्यून ऑफ द प्लेब्स का पद बनाया गया, जो प्लेबियंस की आवाज सेनेट तक पहुंचाता था। इसके साथ ही 12 टेबल्स बनाए गए, जो रोम का पहला लिखित लॉ कोड था और जिसने सभी नागरिकों के लिए कानून को स्पष्ट और समान बनाया। ये कदम जस्टिस और रूल ऑफ लॉ की दिशा में एक बड़ा सुधार था। रोमन रिपब्लिक केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सैन्य रूप से भी अत्यंत आक्रामक थी।
लगातार वॉर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट के माध्यम से रोम ने पहले पूरे इटली पर और फिर मेडिटरेनियन क्षेत्र के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। विशेष रूप से प्यूनिक वॉर्स के दौरान कार्थज की पराजय ने रोम को वेस्टर्न मेडिटरेनियन की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। रोम की सफलता के पीछे उसकी सख्त मिलिट्री डिसिप्लिन, चतुर डिप्लोमेसी और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग स्किल्स थी, जिनकी मदद से उसने सड़कों, किलों और शहरों का विशाल नेटवर्क खड़ा किया। लेकिन इस तेज विस्तार की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। जैसे जैसे रोम अमीर होता गया, वैसे वैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल करप्शन और सोशल अनरेस्ट बढ़ने लगे। जमीन और धन कुछ गिने चुने एलीट परिवारों के हाथों में सिमटने लगे, जबकि आम नागरिकों की समस्याएं बढ़ती गईं। यही आंतरिक कमजोरियां आगे चलकर रिपब्लिक के पतन और एम्पायर के उदय का कारण बनी। इस प्रकार रोमन रिपब्लिक हमें ये सिखाती है कि बैलेंस ऑफ पावर और सामाजिक समानता के बिना कोई भी महान व्यवस्था लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती। रोम के इतिहास में यदि किसी एक व्यक्ति ने रोमन रिपब्लिक की दिशा को पूरी तरह बदल दिया, तो वह थे जूलियस सेजार। 100 बीसीई में जन्मे सेजार न केवल एक महान जनरल थे, बल्कि एक असाधारण पॉलिटिशियन भी थे, जो लोगों की भावनाओं और सत्ता की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने गौल, आज का फ्रांस, में सैन्य अभियानों के माध्यम से रोम के क्षेत्रों का भारी विस्तार किया और अपनी बहादुरी, अनुशासन और नेतृत्व से अपनी सेना के बीच अपार लोकप्रियता हासिल की। धीरे धीरे सेजार केवल एक सेनापति नहीं रहे, बल्कि आम जनता के लिए एक हीरो बन गए। यही लोकप्रियता रोमन सेनेट के लिए चिंता का कारण बन गई, क्योंकि रिपब्लिक की परंपरा किसी एक व्यक्ति को अत्यधिक शक्ति देने के पक्ष में नहीं थी। 49 बीसीई में सेजार ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। उन्होंने अपनी सेना के साथ रूबिकॉन रिवर को पार किया, जो कानून के अनुसार एक गंभीर अपराध था। ये कदम खुले रूप में सेनेट के खिलाफ विद्रोह था और इसी से एक भयानक सिविल वॉर शुरू हो गया। इस युद्ध में सेजार का सामना अपने पुराने सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी पोम्पी से हुआ। अंततः सेजार की विजय हुई और वह रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। जीत के बाद सेजार ने स्वयं को डिक्टेटर फॉर लाइफ घोषित किया, जो रिपब्लिक की आत्मा के बिल्कुल विपरीत था। हालांकि उन्होंने कई महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स भी किए, जिनका उद्देश्य रोम को स्थिर बनाना था। उन्होंने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की, जो आज के कैलेंडर सिस्टम की नींव बना। उन्होंने भूमि का पुनर्वितरण किया ताकि गरीब नागरिकों को राहत मिल सके, और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को केंद्रित और प्रभावी बनाया। लेकिन इन सुधारों के बावजूद कई सेनेटर्स को लगा कि सेजार एक टायरेंट बनते जा रहे हैं और रिपब्लिक को नष्ट कर रहे हैं। इसी भय और असंतोष के कारण 44 बीसीई में एक षड्यंत्र रचा गया। आइड्स ऑफ मार्च के दिन सेजार की असैसिनेशन कर दी गई। इस हत्या का नेतृत्व ब्रूटस और कैसियस जैसे सेनेटर्स ने किया, जिन्होंने ये सोचा कि सेजार की मृत्यु से रिपब्लिक फिर से जीवित हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। सेजार की हत्या ने रोम को शांति नहीं दी, बल्कि उसे और गहरे केओस और गृहयुद्धों में धकेल दिया। इस प्रकार जूलियस सेजार की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब व्यक्तिगत शक्ति और संस्थागत व्यवस्था के बीच संतुलन टूटता है, तो उसका परिणाम पूरे राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। जूलियस सेजार की मृत्यु के बाद रोम में शांति नहीं आई, बल्कि सत्ता के लिए एक और लंबा सिविल वॉर शुरू हो गया। सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने बहुत धैर्य, बुद्धिमत्ता और रणनीति के साथ अपने विरोधियों का सामना किया। इस संघर्ष में उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे मार्क एंटनी और मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा, जिनकी शक्ति और प्रभाव पूरे मेडिटरेनियन क्षेत्र में फैली हुई थी। 31 बीसीई में बैटल ऑफ एक्टियम में ऑक्टेवियन ने निर्णायक विजय प्राप्त की, जिसने रोम की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस जीत के बाद 27 बीसीई में रोमन सेनेट ने ऑक्टेवियन को ऑगस्टस की उपाधि दी, जिसका अर्थ था महान और पूजनीय। इसी क्षण को रोमन एम्पायर की औपचारिक शुरुआत माना जाता है और रोमन रिपब्लिक का अंत हो जाता है। ऑगस्टस ने बहुत चतुराई से ये दिखाया कि रिपब्लिक की परंपराएं अभी भी जीवित है, लेकिन वास्तविक सत्ता पूरी तरह उसके हाथों में केंद्रित थी। उसने सेना का पुनर्गठन किया, प्रोफेशनल आर्मी बनाई और सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत किया। साथ ही उसने प्रोविंसेस में प्रभावी एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित की, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण बना रहा। ऑगस्टस के शासनकाल में व्यापार फला फूला, सड़कों और बंदरगाहों का निर्माण हुआ और रोम में भव्य बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। इसी कारण उसने गर्व से कहा, मैंने रोम को ईंटों का शहर पाया और उसे संगमरमर का शहर बनाकर छोड़ा। उसके शासन से लगभग 200 वर्षों का वह स्वर्णिम काल शुरू हुआ, जिसे पैक्स रोमाना कहा जाता है। ये समय शांति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक था।
ऑगस्टस का उदय हमें ये सिखाता है कि सत्ता केवल बल से नहीं बल्कि विजन, बैलेंस और समझदारी से भी स्थापित की जा सकती है, और यही कारण है कि वह रोम का पहला और सबसे प्रभावशाली एम्परर माना जाता है। पैक्स रोमाना का अर्थ है रोमन पीस, और यह काल रोम के इतिहास का सबसे स्थिर, समृद्ध और शक्तिशाली समय माना जाता है। 27 BCE में ऑगस्टस के शासन से शुरू होकर लगभग 180 CE तक चले इस युग में रोमन एम्पायर ने अपनी सबसे बड़ी टेरिटोरियल और कल्चरल ऊंचाई प्राप्त की। इस समय रोमन एम्पायर की सीमाएं ब्रिटेन से लेकर इजिप्ट तक और स्पेन से लेकर मेसोपोटामिया तक फैली हुई थीं। इतनी विशाल सीमा होने के बावजूद एम्पायर के अंदर अपेक्षाकृत शांति बनी रही, जो उस समय के लिए एक असाधारण बात थी। ये शांति किसी कमजोरी का परिणाम नहीं थी, बल्कि मजबूत शासन, अनुशासित सेना और कुशल प्रशासन का परिणाम थी। पैक्स रोमाना के दौरान ट्रेड और कॉमर्स ने अद्भुत प्रगति की। रोमन रोड्स का विशाल नेटवर्क पूरे एम्पायर को आपस में जोड़ता था, जिससे व्यापारियों, सैनिकों और अधिकारियों की आवाजाही आसान हो गई। एक्वेडक्ट्स ने शहरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाया और ब्रिजेस ने दूर दराज क्षेत्रों को जोड़कर रोमन कंट्रोल को मजबूत किया। रोमन सिटीज में भव्य एम्फीथिएटर्स, विशाल बाथ्स और सुंदर टेम्पल्स बनाए गए, जो न केवल वास्तुकला की उत्कृष्टता दिखाते थे बल्कि रोमन जीवन शैली को भी दर्शाते थे। ये निर्माण कार्य रोम की इंजीनियरिंग स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल पावर का प्रमाण थे। इस स्वर्ण युग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी रोमन लॉ और सिटीजनशिप का विकास। रोमन लीगल सिस्टम ने ऐसे सिद्धांत स्थापित किए जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस और राइट टू अ फेयर ट्रायल, जो आज भी आधुनिक कानूनी व्यवस्थाओं की नींव है। कानून और सिटीजनशिप ने एम्पायर के विविध लोगों को एक साझा पहचान दी। सांस्कृतिक रूप से भी यह काल अत्यंत समृद्ध था। वर्जिल, ओविड और लिवी जैसे लेखकों ने साहित्य और इतिहास के माध्यम से रोमन आइडेंटिटी को आकार दिया। इस प्रकार पैक्स रोमाना केवल शांति का समय नहीं था, बल्कि यह वह युग था जिसमें रोम ने दुनिया को यह दिखाया कि स्थिरता, कानून और संस्कृति मिलकर एक महान सभ्यता को कैसे जन्म देते हैं। रोमन एम्पायर के उत्तरकाल में सबसे गहरा और दूरगामी परिवर्तन क्रिश्चियनिटी का उदय और प्रसार था, जिसने न केवल रोम बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास की दिशा बदल दी। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत रोमन एम्पायर के एक छोटे से प्रोविंस जूडिया में हुई, जहां जीसस ऑफ नाज़रेथ ने प्रेम, करुणा, क्षमा और आत्मिक समानता का संदेश दिया। उस समय रोमन सोसाइटी में भारी इनइक्वालिटी, गुलामी और ऑपरेशन मौजूद थी, इसलिए क्रिश्चियनिटी का संदेश विशेष रूप से गरीबों, दासों और पीड़ित लोगों को आशा देता था। ये धर्म सिखाता था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं, चाहे वे अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर। शुरुआती दौर में रोमन रूलर्स ने क्रिश्चियनिटी को एक खतरे के रूप में देखा, क्योंकि क्रिश्चियंस एम्परर की पूजा नहीं करते थे और केवल एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्हें कई बार क्रूर परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से नियरो जैसे एम्परर्स के शासन में। फिर भी क्रिश्चियनिटी रोकी नहीं जा सकी। रोमन रोड्स, शहरों और व्यापारिक मार्गों के माध्यम से यह धर्म तेजी से फैलता गया। मिशनरीज और साधारण बिलीवर्स ने अपने आचरण और विश्वास से लोगों को प्रभावित किया और धीरे धीरे क्रिश्चियन कम्युनिटीज एम्पायर के हर कोने में उभरने लगी। 4th सेंचुरी CE में एक ऐतिहासिक मोड़ आया जब कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। 313 CE में उसने एडिक्ट ऑफ मिलान जारी किया, जिसके द्वारा क्रिश्चियंस को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। ये पहली बार था जब रोमन स्टेट ने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया। बाद में थियोडोसियस I के शासन में क्रिश्चियनिटी को एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया गया। इससे रोम की संस्कृति में एक गहरा परिवर्तन आया। जहां पहले पॉलीथियज्म था, वहां अब क्रिश्चियन बिलीफ्स प्रमुख हो गए। ये परिवर्तन केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि उसने कानून, नैतिकता और यूरोप के मेडिवल सिविलाइजेशन को भी गहराई से प्रभावित किया। रोमन साम्राज्य अपनी महानता और शक्ति के बावजूद धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और इसका पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि कई इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स का संयुक्त प्रभाव था। साम्राज्य के भीतर इकोनॉमिक ट्रबल्स बढ़ते जा रहे थे, जहां भारी कर, महंगाई और स्लेव लेबर पर अत्यधिक निर्भरता ने उत्पादन और नवाचार को रोक दिया। राज्य का धन लगातार मिलिट्री ओवरस्पेंडिंग में खर्च हो रहा था, जबकि आम जनता की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। साथ ही पॉलिटिकल करप्शन और सत्ता के लिए षड्यंत्र आम बात बन गई थी, जिससे सरकार की स्थिरता समाप्त हो गई। रोमन साम्राज्य का विशाल आकार भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। इतने बड़े क्षेत्र को एक केंद्र से नियंत्रित करना अत्यंत कठिन था, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर पड़ने लगी।
कई बार एम्परर्स बहुत कम समय के लिए सत्ता में आते थे और अक्सर वायलेंस के माध्यम से हटाए जाते थे, जिससे नेतृत्व में निरंतरता नहीं रह पाए। सेना, जो कभी रोम की सबसे बड़ी ताकत थी, अब भीतर से ही कमजोर होने लगी, क्योंकि सैनिकों की भर्ती में गिरावट और अनुशासन की कमी दिखाई देने लगी। बाहरी स्तर पर स्थिति और भी गंभीर हो गई। विज़िगॉथ्स, वैंडल्स और हंस जैसे समूहों के आक्रमण लगातार बढ़ते गए। इन बार्बेरियन इन्वेजन्स ने रोमन सीमाओं को तोड़ दिया और कई महत्वपूर्ण शहरों को लूटा गया। अंततः 476 सीई में पश्चिमी रोम के अंतिम एम्परर रोम्युलस ऑगस्टुलस को जर्मनिक नेता ओडोअसर ने सत्ता से हटा दिया। इस घटना को वेस्टर्न रोमन एम्पायर के प्रतीकात्मक अंत के रूप में देखा जाता है। हालांकि ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। पूर्वी भाग में स्थित बाइजेंटाइन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल से शासन करते हुए लगभग 1000 वर्षों तक रोमन परंपराओं को जीवित रखा। इस प्रकार रोम का पतन हमें ये सिखाता है कि कोई भी महान साम्राज्य तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसके भीतर यूनिटी, जस्टिस और इफेक्टिव गवर्नेंस बनी न रहे। प्रिय विद्यार्थियों, रोम की कहानी मानव इतिहास की सबसे गहरी और शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है, क्योंकि यह हमें अचीवमेंट और इम्पर्मनेंस दोनों का सच्चा अर्थ समझाती है। एक छोटे से सेटलमेंट के रूप में शुरू होकर रोम ने प्राचीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली एम्पायर बनने तक की यात्रा तय की, और इस यात्रा में उसने मानव सभ्यता को नई दिशा दी। रोम की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लीगल सिस्टम्स और आर्किटेक्चर ने आधुनिक राज्यों की नींव रखी, जिनके प्रभाव आज भी हमारे संविधान, अदालतों और शहरों में दिखाई देते हैं। लैटिन भाषा और रोमन कानून ने वेस्टर्न कल्चर को एक साझा पहचान दी। रोम का पतन होने के बाद भी उसकी आत्मा समाप्त नहीं हुई। पूर्व में बाइजेंटाइन एम्पायर ने रोमन परंपराओं को जीवित रखा, जबकि पश्चिम में कैथोलिक चर्च ने शिक्षा, नैतिकता और प्रशासन में रोमन विरासत को आगे बढ़ाया। बाद में रेनेसांस के दौरान क्लासिकल लर्निंग का पुनर्जागरण हुआ, जिसने फिर से रोम के विचारों, कला और दर्शन को दुनिया के सामने रखा। रोम की रिपब्लिक से एम्पायर तक की यात्रा और अंततः उसका डिक्लाइन हमें ये सिखाता है कि किसी भी सभ्यता की सच्ची शक्ति केवल कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशन में नहीं, बल्कि गवर्नेंस, जस्टिस और कल्चरल क्रिएटिविटी जैसे स्थायी मूल्यों में होती है, और यही मूल्य आज भी हमारी दुनिया को दिशा दे रहे हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।